हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPPCL 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज का आपका सेशन है AC फंडामेंटल AC सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका आज पार्ट नंबर 4 है। आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें से 100% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फंसेंगे। आप लोगों में से जो भी भाई लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में हमेशा आते हैं और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाया गया है। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रश्न को दर्शाया गया है फ्रेंड्स। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से सॉल्व करके बताया गया है। यदि आप नए हैं तो अपने फ्रेंड्स में हमारा वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाता है। यदि आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आपको UPPCL 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम चैनल पर फ्री आपको सभी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, एक परिपथ में संधारिता प्रतिक्रिया 60 ओम। क्या दिया गया? XC दिया गया, कितना? 60 ओम है जब इसे 50 हर्ट्ज की आपूर्ति दी जाती है। ठीक है ना, तो ये F बराबर कितना हो जाएगा? 50 HZ हो जाएगा। 50 हर्ट्ज की आपूर्ति दी जाती है। यदि 60 हर्ट्ज की आपूर्ति दी जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा F2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये अगर F1 है तो यदि 60 हर्ट्ज की आपूर्ति दी जाए तो पूछा है कि संधारिता प्रक्रिया का मान ओम में क्या होगा फ्रेंड्स। ये XC2 का मान पूछा है और ये यहाँ पर रहा आपका क्वेश्चन मार्क है, ये 1 है। ये चीज़ पूछा है तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A आपका राइट आएगा। और इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमको कैसे करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है XC इक्वल टू होता है, XC इक्वल टू होता है फ्रेंड्स, XC इक्वल टू होता है आपका 1/ओमेगा C। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू होता है फ्रेंड्स, ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf। ठीक है, इतना होता है। ओमेगा जो है ये होती है कोणीय चाल और इसका मात्रक होता है क्या? रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। अब क्या करेंगे, XC इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2π/FC। इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2π और C इसको कांस्टेंट ले लेते हैं और ये आपका XC जो है XC ये हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी के। तो इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे और ये फॉर्मूला आपका निकलेगा XC1/XC2 इक्वल टू F2/F1। ये ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये विलोमानुपाती है, मतलब ये जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती जो आवृत्ति है ये कैसी है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। किसके? XC के। तो यहाँ पर उल्टा रखेंगे, XC1 का रखेंगे F1 में यहाँ पर। ठीक है ना, और XC2 का रखेंगे यहाँ पर XC1 में। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका XC1 का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स? 60 ओम दिया गया। ठीक है ना, और XC2 का वैल्यू पूछा गया है इक्वल टू F2 का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। और यहाँ कितना रखेंगे फ्रेंड्स? 50 रखेंगे। इससे ये गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एक आया, इधर भी एक आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो XC का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 50 ओम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर A आपका राइट बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में तरंग का कोणीय वेग, ठीक है ना, कितना है? 440 रेडियन प्रति सेकंड के रूप में दिया जाता है। तरंग की आवृत्ति की गणना हर्ट्ज में करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या दिया गया? ओमेगा बराबर दिया गया है कितना? 440 रेडियन प्रति सेकंड। मान किसका पूछा गया फ्रेंड्स? फ्रीक्वेंसी का पूछा गया। किसमें पूछा गया? हर्ट्ज में। आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हर्ट्ज में ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इसके आंसर के ऊपर। और इसका आंसर जो है कितना आएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आएगा। कैसे आएगा? सॉल्व करते हैं।
यहाँ से आपका ओमेगा इक्वल टू कितना है 440। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू अभी अभी आपको बताया गया था कि जो कौड़ी चाल ओमेगा होती है ये होता है आपका 2 पाई एफ। ठीक है ना, 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे, कितना रखेंगे 2 पाई एफ इक्वल टू 440, इतना रखेंगे। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 220 हो गया। पाई का वैल्यू रख दीजिए 20/7 इंटू वी एफ इक्वल टू 22 0, 22 से 22 कैंसिल 10 बचा। एफ इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 70 आ गया, और ये कितना है 8। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उस टैंक परिपथ की कुल प्रतिबाधा का मूल्य ओम में क्या होगा जो अनुनाद आवृत्ति में प्रतिचालित हो। ठीक है, कौन सी आवृत्ति है अनुनाद आवृत्ति। ठीक है ना, जिसमें 0.01 मिली फैरेड की संधारिता और 0.01 मिली हेनरी का प्रेरकत्व। फ्रेंड्स किसका मूल्य दिया गया और क्या पूछा गया है, यहाँ पर Z0 पूछा गया है, ये चीज पूछा गया है। और क्या क्या दिया गया है, R का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, 0 है। ठीक है ना, और यहाँ पर L का मान कितना है 0.01 मिली हेनरी है। ठीक है, और C का मान कितना है, C का मान है 0.01 मिली हेनरी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कुल प्रतिबाधा फ्रेंड्स आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर अनुनादी परिपथ में Z0 इक्वल टू होता है L/RC। ठीक है, और कौन सा परिपथ है टैंक परिपथ, तो टैंक परिपथ को हम, ठीक है ना, टैंक जो सर्किट होता है, टैंक सर्किट को हम समांतर अनुनाद किस नाम से, ठीक है फ्रेंड्स, समांतर अनुनाद के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, समांतर अनुनाद। और ये प्रतिबाधा कौन सी है, इस प्रतिबाधा का नाम होता है गतिक प्रतिबाधा। क्या नाम होता है, गतिक प्रतिबाधा। ठीक है, गतिक प्रतिबाधा, डायनामिक इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, गतिक प्रतिबाधा होती है ये, डायनामिक इम्पीडेंस कहते हैं इसको। ठीक है ना, और इसका मात्रक होता है ओम। तो फ्रेंड्स इसी में वैल्यू रखेंगे, राइट आंसर आपका निकलेगा ये। कैसे निकलेगा, निकालते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, Z इक्वल टू L/RC ओम में निकलेगा। अब क्या करेंगे, Z का वैल्यू रख देंगे, कितना रखेंगे, L में रखेंगे तो 0.01 रखेंगे, अपान मिली में है ये। ठीक है, R का मान 0 रखेंगे, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0.01। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका 0.01 अपान नीचे 0 का जब हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब किसी भी राशि में यदि 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आएगा, 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर कितना आता है, जो वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। तो इस कारण से ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, एक परिपथ जिसका शक्ति गुणांक 0.8 है 40 वाट की शक्ति खपत करता है। ठीक है, P बराबर यहाँ पर दिया गया कितनी 40 वाट। ठीक है, और पावर फैक्टर कितना दिया गया, cos फाइव बराबर दिया गया कितना तुम्हारा, cos फाइव बराबर जो है वो कितना है 0.8 है। ठीक है, उस परिपथ की प्रतिक्रियाशील ऊर्जा की गणना करें। ठीक है ना, VAR में आपको ज्ञात करना है क्या, P इक्वल टू VI sin फाइव। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है, और यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्या क्या निकालना है। तो P इक्वल टू VI cos फाइव। इससे क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रेंड्स किसका मान निकालेंगे, VI का मान निकालेंगे। तो VI का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। जब VI का वैल्यू आपको मिल जाएगा, जब VI का वैल्यू मिल जाएगा तो यही VI का वैल्यू हम रख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर रख देंगे। और cos का वैल्यू आपको दिया ही गया है, P का वैल्यू भी दिया गया है, VI का वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे। और साइन का वैल्यू क्या होगा, जो cos फाइव है, तो cos फाइव अगर तुम्हारा ये दिया गया है तो यहाँ पर cos फाइव के स्थान पर जब sin फाइव आएगा, ठीक है ना, ये sin फाइव आएगा, तो sin फाइव का वैल्यू फ्रेंड्स 0.6 होता है, 0.6 होता है। इसको याद रखना, क्योंकि जो टेबल बनाते हैं उस टेबल में ये कुछ विपरीत पोजीशन होती है। वो कैसी होती हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर साइन, और यहाँ लिखते हैं cos। ठीक है ना, सबसे पहले होता है 0 डिग्री, इसके बाद होता है 30 डिग्री, इसके बाद होता है 45 डिग्री, इसके बाद होता है 60 डिग्री, इसके बाद होता है 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान जो होता है ना फ्रेंड्स 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है ना, 45 का होता है 1/√2, और 60 का होता है √3/2, और 90 का होता है 1। ठीक है फ्रेंड्स,
यही मान अगर आप पॉइंट में लेंगे तो ये होता है 0, ये होता है 0.5, ये होता है 0.707, ये होता है 0.866, ठीक है ना, ये होता है 1। तो ये पॉइंट्स में हो गए। अब क्या करेंगे, ये जस्ट उल्टे लिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, विपरीत जस्ट करेंगे। तो जब विपरीत करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका कितना, √3/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे हैं ना, ये विपरीत मान है हमारे, परंतु ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो cos का वैल्यू दिया गया है, इसी को फ्रेंड्स हम 8/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कितना, 8/10 लिख सकते हैं। जब 8/10 लिखे तो एक फॉर्मूला होता है LAL/KKA, होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें cos कौन होता है, ये होता है आपका साइन, ये होता है cos, ये होता है टेन। तो cos में आधार बटे कर्ण का मान यहाँ पर दिया गया है, और हमको लेना क्या है, लंब बटे कर्ण लेना है। तो लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ एक बनाते हैं त्रिभुज। ये क्या करते हैं, इसमें आपका आधार कितना दिया गया, आधार दिया गया तुम्हारा 8, और लंब कितना दिया गया, 10 दिया गया, कर्ण 10 दिया गया। तो ये तुम्हारा कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 6 निकलेगा। कैसे निकालते हैं, जो हमको ये अगर वैल्यू निकालनी है, ये बी सी कर दे रहे हैं, इसको बी कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको बी कर दे। तो ए बी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ए सी का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, किसका, बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी हमको अगर निकालना है तो ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस इसका स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना करेंगे, ये हो गया तुम्हारा 100 हो गया, ठीक है ना, माइनस कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, ठीक है ना, 36। और ये रहते किस में है, ये रहते हैं आपके अंडर रूट में। जब अंडर रूट में ये सभी वैल्यू रहेंगे फ्रेंड्स, तो ये वाली वैल्यू आपकी 36 की कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो यहाँ 36 की ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अब फ्रेंड्स इसको हम और बताते हैं शॉर्टकट में, ये तो हो गया। अब इसको और शॉर्टकट बताते हैं कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब हटा लीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 3 अंक याद रखिए, कौन कौन से, एक रखिए आप, 3 याद रखिए, एक रखिए 4 और एक 5, बस, बाकी कुछ भी याद रखिए। ये तुम्हारा क्या है, ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, ये आधार हो सकता है, लंब हो सकता है, और ये हमेशा कर्ण बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला लंब है तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये अगर आधार है तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना, परंतु कर्ण वही रहेगा। अब इसी संख्या का दुगुना करिए, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, कर्ण कितना निकल गया फ्रेंड्स, 10 निकलेगा, तीनों राशियां आ गई। इसी का और बढ़ा करके लिखेंगे तो ये दोनों जोड़ लीजिए, 6 3 9, 8 4 12, 9 और 12 का कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 15 निकलेगा। 6 का डबल कर दीजिए, जब 6 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 12, 8 का कितना हो जाएगा 16, कितना आएगा 20 कर्ण आएगा। तो इस हिसाब से हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे, कोई भी झंझट नहीं है, बहुत आराम से। एक लाइन केवल याद रखनी है आपको, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। वैल्यू आपकी निकल गई किसकी, साइन की। साइन का वैल्यू कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो 6/10 करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर 6/10 करेंगे ना, तो ये वैल्यू रिटर्न आपकी ये प्राप्त हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, सही रहेगा। cos फाई का वैल्यू जो है, cos फाई का वैल्यू 0.8 है, तो साइन फाई का वैल्यू 0.6 होगा। अगर ये उल्टे दिए गए, cos फाई का वैल्यू, अगर यहाँ मान लीजिए कि आपका cos फाई का वैल्यू कितना दिया गया, 0.6 दिया गया, तो फ्रेंड्स साइन फाई जो है ना, ये साइन फाई आपका 0.8 हो जाएगा। आपस में ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, याद रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, इसका जो आंसर है ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे ये आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करते हैं कि P = VI cos फाई, VI cos फाई, ठीक है ना। P का मान दिया गया कितना, 20 दिया गया, बराबर VI × cos फाई का मान कितना है, 0.8 है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्योंकि इधर आपका पॉइंट है, ये खत्म हो जाएगा। इधर कितना हो गया आपका, 200 हो गया, इधर कितना हो गया, VI × 8 हो गया, 8 से इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका कितना आ गया, 25 आ गया। क्या, VI, VI जो होती है ये आभासी शक्ति होती है, क्या होती है, आभासी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, आभासी शक्ति होती है ये, ठीक है, आभासी शक्ति होती है। अब हमको निकालना क्या है, ऐसा पावर निकालना, प्रतिकारी शक्ति, P = VI sin फाई निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको VI का मान कितना रखना है, 25 रखना है। साइन फाई का मान कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, क्योंकि कास का मान जो है ना, शक्ति गुणांक आपको 0.8 दिया गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 × 150, पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया।
ठीक है ना, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणक का परिकलन करने में निम्नलिखित में एक विषम है, क्या विषम है? जो पावर फैक्टर होता है ना, P इक्वल टू होता है क्या, वी आई cos फाइव, ये होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए, तो cos फाइव का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos फाइव बराबर आ जाएगा P अपान वी आई आ जाएगा कि नहीं, पहला नंबर आपका राइट है। ठीक है ना, ये सही है। ये क्या बोला है, विषम बोला है, ये क्या है, ये सही है। अब दूसरे पे चलते हैं, पावर फैक्टर की परिभाषा क्या होती है, जो cos फाइव होता है ना, cos फाइव शक्ति गुणक, ठीक है ना, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात होता है, समझ रहे ना, जो प्रतिरोध होती है और प्रतिबाधा होती है इनका अनुपात होता है, मतलब एकदम राइट है, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये अब क्या, ये होता है श्रेणी परिपथ में, ये होता है समांतर परिपथ में। ये जो श्रेणी परिपथ में होता है, किसमें होता है, ये आपका श्रेणी में जो होता है, श्रेणी परिपथ में, वही यहाँ पर समांतर में होता है। ठीक है ना, समांतर में होता है। तो ये तीनों की तीनों शक्ति गुणक की परिभाषाएं हैं, परंतु ये है तो ये उल्टा लिखा है। ये जो है किसमें, जो चुंबकीय परिपथ होते हैं, कौन से, चुंबकीय परिपथ, ध्यान देना, चुंबकीय परिपथ होता है, चुंबकीय परिपथ किसमें किसमें, ट्रांसफार्मर में और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है ना, इन दोनों में जो चुंबकीय परिपथ होता है, इसमें होता क्या है, एक होता है आई ओमेगा बराबर, आई ओमेगा बराबर होता है आई जीरो कास फाई जीरो। ठीक है ना, तो यहाँ से हम निकालेंगे कास फाई जीरो इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये बनेगा आपका आई ओमेगा अपान आई जीरो, परंतु यहाँ क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए, ये जस्ट उल्टा लिखा है, इस कारण से ये गलत है, और यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ये विषम लिखा है। यहाँ पर आपका होता है आई ओमेगा इक्वल टू आई जीरो कास फाई जीरो, तो यहाँ से कास फाई का मान जो है ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, कास फाई बराबर जो है, कास फाई इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना, कास फाई जो है ये कितना हो जाएगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका कास फाई इक्वल टू आई ओमेगा अपान आई जीरो, ये बनेगा जाके, यहाँ ये विषम लिखा है, उल्टा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 220 वोल्ट 30 एम्पियर के मोटर द्वारा उपयोग किए गए विद्युत धारा का चरम मूल्य एम्पियर में ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो धारा दी गई, ये कौन सी दी गई, आरएमएस दी गई है। सामान्य धारा आरएमएस धारा होती है, कितनी है, 30 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको कौन सी धारा निकालनी है, आई मैक्स निकालनी है, तो आई एम बराबर होता है अंडर रूट टू आई आर एम एस। ठीक है ना, अंडर रूट टू आई आर एम एस, और अंडर रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, और आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, कितना 14×42 42.432 इतना आएगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक परिपथ की प्रत्यक्ष शक्ति का मान ज्ञात करें। कौन सा निकालना है फ्रेंड्स, वी आई निकालना है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष शक्ति का मान ज्ञात करें, यदि शक्ति गुणांक 0.8 और परिपथ की प्रतिक्रिया शक्ति कितनी है, 60 है। ठीक है, प्रतिक्रिया शक्ति बोले तो वी आई साइन फाइव, ठीक है ना, साइन फाइव इक्वल टू 60 दिया गया है, और ये वैल्यू दिया गया है किसका, और यहाँ पर दिया क्या गया है, cos फाइव का मान दिया गया है। cos फाइव जो है पावर फैक्टर जो है ये 0.8 है, तो साइन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन फाइव में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन में इसका वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, जो साइन है इसमें साइन फाइव में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर आपका निकलेगा 80 आएगा, और यहाँ पर कौन सा पूछा है, वी आई कास फाइव पूछा है, वी आई कास फाइव प्रत्यक्ष शक्ति पूछा है, पी बराबर वी आई कास फाइव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछा है, वी आई कास फाइव का वैल्यू पूछा है, वी आई कास फाइव का वैल्यू पूछा है, प्रत्यक्ष शक्ति मतलब वास्तविक शक्ति पूछा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे निकालना है देखिए जरा, इसका राइट आंसर आपका 80 हो गया, लेकिन कैसे इसको देख, ये क्या दिया गया, प्रतिक्रिया शक्ति दिया गया, कौन सा है, पी इक्वल टू वी आई साइन फाइव। ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, वी आई इक्वल टू वी आई इंटू कितना रखना है 0.6। ठीक है ना, 0.6 इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे, वी आई बराबर कितना हो जाएगा 60 अपान 0.6, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 ऊपर और 10 नीचे, क्यों करेंगे, नीचे पॉइंट में है वैल्यू। ठीक है ना, नीचे की वैल्यू आपकी पॉइंट में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा।
अब ऊपर कितना हो जाएगा आपका, अंश में हो जाएगा 600 और नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। तो वी आई की वैल्यू कितनी आई 100 आई, ठीक है ना। वी आई इक्वल टू 100 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, वास्तविक शक्ति निकालना है। पी इक्वल टू वी आई cos फाई होता है, ठीक है ना, cos फाई होता है। रख दीजिए 100 इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.8 यहाँ दिया गया, ठीक है। और ये साइन का मान नहीं दिया गया। यदि पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू आपका 0.8 होता है तो साइन फाई जो होता है ना, साइन फाई इक्वल टू 0.6 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे, जैसे ही आप रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स 80 आ जाएगा, यही बात में आएगा, ठीक है ना। राइट आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ का ससेप्टेंस धारिता क्या है जब प्रतिरोध आपका 40 ओम, ठीक है ना, धारिता आपकी सी बराबर इतनी दी गई है और प्रेरकत्व तो यहाँ दिया गया है। तो ये ससेप्टेंस पूछा गया है। तो फ्रेंड्स एक होता है एक्स सी इक्वल टू 1 अपान, ठीक है ना, 1 अपान ओमेगा सी, ठीक है। और इसी के इक्वल में लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई एफ सी, ठीक है। और जो ससेप्टेंस संधारिता है, ठीक है ना, ये कौन सी है, ये प्रेरकी है, मतलब भारतीय प्रतिघात है, ठीक है ना। और ये होता है बीसी, ठीक है ना, ससेप्टेंस संधारिता ये बीसी होता है, ठीक है ना। तो इसके इक्वल में क्या होता है 1 अपान एक्स सी होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को जब यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एफ सी हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई एफ सी बन जाएगा। तो ये आपका निकलेगा बी सी बराबर 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान कितना रखेंगे 3.14, ठीक है ना। और इसके बाद एफ का मान रखेंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना रखेंगे 50 रखेंगे जब नहीं दिया गया। और सी का मान कितना ये दिया गया, सी का वैल्यू केवल यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 10 का पावर माइनस का 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो, और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 0.4 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 3। मल्टीप्लाई करिए 4 का इसमें, 400 को 16, 4 एकम 4 और 5 ये 12, ठीक है। इतना हुआ, यहाँ पर आपका अभी पॉइंट है, ठीक है ना। एक अंक के बाद यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा, अब यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाए। अभी आपका 10 का पावर माइनस 3 बाकी है, तो इसको हम क्या करेंगे 10 का पावर जो है ना माइनस 3 अभी यहाँ पर बकाया है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 0.1256, 0.1256। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 0.126 दिया गया है, ठीक है, 0.126 दिया गया है। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। जो मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताया वो यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसी के माध्यम से हम इसको राइट सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा श्रृंखला आरएलसी परिपथ के गुणक कारक का प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुणक कारक का मतलब है आपका क्यू फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है ना, क्यू फैक्टर पूछ रहा है। क्यू फैक्टर श्रेणी और समांतर अनुनाद दोनों के लिए, ठीक है ना, 1 अपान आर अंडर रूट एल बाई सी होता है, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है ना, 40 वाट प्रति निर्धारित करें। क्या पूछा गया, शक्ति गुणक निर्धारित करें, क्या पूछा गया, cos फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या करना है, जब परिपथ धारा कितनी है 0.5 एम्पियर है, तो यहाँ आवश्यकता किसकी है, P इक्वल टू वी आई और cos फाई। किसकी आवश्यकता है, P बराबर कितना दिया गया 40, V इक्वल टू कितना दिया गया 230, ठीक है ना, 230 वोल्ट ये वाट में दिया गया। धारा कितनी है, I इक्वल टू 0.5 है, निकालना क्या है ये चीज आ जाएगा, सबका मान रखिए। चलिए सॉल्व करिए, इसका आंसर आएगा राइट ए। तो सॉल्व करेंगे, P का मान कितना दिया गया 40, P हो गया, P बराबर वी आई और cos फाई रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना दिया गया 230 दिया गया, धारा कितनी है 0.5 है, ठीक है। और इसके बाद पावर फैक्टर क्या करना है पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को इससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना 4 सकते हैं 23 इंटू 1/2, इस संख्या को 1/2 लिख सकते हैं इंटू cos फाई। अब 2 से
इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8, तो इसका भाग दे दीजिए, हो जाएगा आपका 23 इक्वल टू cos फाइव। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछा गया, एक श्रृंखला RLC परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करें जिसमें प्रतिरोध R बराबर 10, XC बराबर 350 और XL बराबर 350। तो फ्रेंड्स याद रखना ये परिपथ कौन सा है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है ना, XC बराबर XL या फिर XL बराबर XC, ठीक है ना, R बराबर Z या Z बराबर R, V R इक्वल टू VC, ठीक है ना, और I R इक्वल टू IC, ये सभी कंडीशनें यदि इक्वल हो जाएं, ठीक है ना फ्रेंड, तो आपका परिपथ होता है अनुनादी। ठीक है ना, क्या होता है, अनुनादी परिपथ होता है और है भी। ठीक है ना, ओमेगा L इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C और FR इक्वल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। जब ये पोजीशन आपकी उत्पन्न हो जाए तो आपका अनुनादी परिपथ होता है ये। ठीक है ना, अनुनादी परिपथ होता है और अनुनादी परिपथ में Z बराबर हमेशा R होता है। तो इन दोनों को हमको यूज ही नहीं करना है, ये दोनों बराबर है तो परिपथ अनुनादी हो गया। आपका Z का मान कितना आएगा, Z का मान फ्रेंड्स 10 आएगा। राइट ऑप्शन है आपका नंबर बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात क्या दिया गया, K इक्वल टू होता है N2/N1 इक्वल टू हो जाएगा 5/1 इक्वल टू आपका 5 आया। ठीक है ना, उसके द्वितीयक टर्मिनल के अक्रॉस प्रतिरोध, ठीक है ना, कौन सा दिया गया, R2 दिया गया। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R2 इक्वल टू 1000 दिया गया है। ठीक है ना, R1 पूछा गया है, R1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है। ठीक है ना, प्राथमिक टर्मिनल में प्रवाहित धारा का प्रतिरोध होगा कितना, यही पूछा है। ठीक है ना, R1 का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया देख फ्रेंड्स, जब हम देखते हैं क्या, जब हम देखते हैं कुछ ये पोजीशन, क्या क्या देखते हैं, K इक्वल टू रूपांतरण अनुपात इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रूपांतरण। ठीक है ना, रूपांतरण अनुपात होता है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ठीक है ना, रूपांतरण अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। जब आपका टर्न दिया हो तो N2/N1 हो जाएगा, फेरा में ये होता है। ठीक है ना, वोल्टेज दी गई हो तो V2/V1 होता है, वोल्टेज में ये होता है। EMF दिया हो तो E2/E1 होता है। ठीक है ना, और इसी में अगर करंट दिया है तो I1/I2 होता है, ये विपरीत होता है। एक बात और जो कॉमन है इनमें सभी में, वो क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पर, कॉमन ये है कि फ्रेंड्स इनमें सभी में किसी में भी स्क्वायर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, इनमें सभी में किसी में भी स्क्वायर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स इनको याद रखना, स्क्वायर का उपयोग नहीं किया गया यहाँ से यहाँ तक किसी में, तो ये सादा होते हैं। परंतु जब हम प्रतिरोध, जब हम कुछ ये लेते हैं, क्या लेते हैं R2/R1, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका रूपांतरण अनुपात का स्क्वायर होता है Z2/Z1। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका रूपांतरण अनुपात K का स्क्वायर होता है X2/X1, तो यहाँ पर रूपांतरण अनुपात का फ्रेंड्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात हमारी सुनिए, यहाँ करना क्या है, एक कॉमन बात देखिए कि जहाँ पर आपका मात्रक जो है ना, कॉमन बात बताते हैं, जब मात्रक जो है आपका क्या आ जाए, ओम आ जाए, तो आपको K किस में लेना है, स्क्वायर में लेना है। जब मात्रक आपका ओम में नहीं आए तो K आपको सादा लेना है। ठीक है ना, यहाँ आपका मात्रक ओम में नहीं है, ठीक है ना, ओम नहीं है, ठीक है ना, तो आपका मात्र, तो आपका वैल्यू जो है ना एकदम बिल्कुल फ्रेश आएगा, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, जब आपका मात्रक जो है ओम में आए, यूनिट जो है ओम में आए, तो हम K को क्या करते हैं, रूपांतरण अनुपात को स्क्वायर में लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका यूनिट कितना होता है, ओम, इसका यूनिट कितना होता है, ओम, इसका यूनिट कितना होता है, ओम। ठीक है ना, ये क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिबाधा का मात्रक ओम, प्रतिघात का मात्रक ओम, सबका मात्रक ओम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम K² इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका R2/R1। ठीक है फ्रेंड्स, K का मान कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, R2 का मान कितना हो गया, R2 का मान 1000 हो गया। ठीक है, और R1 का मान पूछा गया है। ठीक है, दोनों को ट्रांसफर कर देंगे तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा 1000 बटे और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा।
दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आ जाएगा 40 ओम। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि आपने यहाँ पर अभी देखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? एलसी परिपथ, ठीक है ना, एलसी परिपथ की अनुनाद आवृत्ति क्या है? यहाँ फ्रेंड्स आरएलसी हो जाएगा। आरएलसी परिपथ की अनुनाद आवृत्ति क्या है? ये श्रेणी परिपथ में है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अनुनाद आवृत्ति कैसे निकालेंगे हम? यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं एक्स एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, ठीक है ना, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। ये होता है आपका प्रेरकीय प्रतिघात, ये होता है आपका धारतीय प्रतिघात, दो है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका वैल्यू होता है आपका कितना? ओमेगा एल, और इसका वैल्यू होता है 1 ओमेगा सी। ओमेगा को इधर लाइए और एल को इधर लाइए, तो ये इधर हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और इसको हम लिख सकते हैं कितना? ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं √1/LC। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए 2πf0 लिखिए चाहे r लिखिए, क्योंकि अनुनादी है, और ये हो जाएगा 1/√LC। अब हम कितना लिख सकते हैं? f0, 2π को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2π√LC। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R है। एक प्रेरक का प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R है। इसका क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। जो Q फैक्टर होता है, तो Q फैक्टर आपको निकालना है। जो Q फैक्टर होता है, ये होता है आपका ओमेगा एल बाई आर। ये कैसे आता है? चलो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम श्रेणी से ले रहे हैं, ठीक है ना, श्रेणी अनुनादी परिपथ से ले रहे हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ, ठीक है, श्रेणी अनुनादी परिपथ से लेते हैं, तो इसमें हमको Q फैक्टर निकालना है। तो Q फैक्टर क्या हो जाएगा? श्रेणी अनुनादी परिपथ जो होता है ना, ये क्या होता है? ये वोल्टता आधारित होता है फ्रेंड्स, याद रखना। ठीक है, वोल्टता आधारित होता है, वोल्टता आधारित होता है। वोल्टेज का मान इसमें कितना होता है? अधिक होता है, और वोल्टेज का मान इसमें कम होता है। फ्रेंड्स याद रखना, वोल्टेज का मान इसमें होता है कम, क्योंकि श्रेणी में है। और धारा का मान कितना होता है? धारा इसमें होती है अधिक। ठीक है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में धारा जो है अधिक होती है और वोल्टता का मान कम होता है। तो जो कम होता है हम उसी को लेते हैं। तो इसके इक्वल में होता है कि आपका ये होता है आपका VL/V। ये क्या है? ये इंडक्टिव वोल्टेज है, प्रेरकीय वोल्टता, और ये आपकी है कुल वोल्टता परिपथ की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका QF इक्वल टू हो जाएगा इसके जो ये वोल्टेज जो दी गई है VL, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं IXL ओम के नियम के अनुसार, और इस वोल्टेज को हम लोग लिख सकते हैं कितना? इस वोल्टेज को लिख सकते हैं कितना? IR। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिख सकते हैं। और ये करंट से करंट को हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचा आपका? XL/R बचा। तो यहाँ से आपका QF जो है ना, ये निकलेगा। XL का आप वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है? ओमेगा एल अपान R। ये रख सकते हैं आप, ये भी रख सकते हैं 2πf0L/R, ये भी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वालिटी फैक्टर एक और होता है। इसके बाद में हम इसको भी रख सकते हैं 1/R√L/C, ये भी रख सकते हैं। ये भी आपका क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्वालिटी फैक्टर है, ये भी क्वालिटी फैक्टर, ये भी क्वालिटी फैक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा L/R। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? एक तरंग का गुणांक, यहाँ पर फॉर्म फैक्टर पूछा है। तो यह तरंग का हमेशा 1.11 होता है, और फॉर्म फैक्टर जो होता है इसको के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, KF के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो होगा आपका RMS मान बटे औसत मान होता है। ठीक है ना, कौन सा? RMS मान बटे औसत मान होता है। कौन सा? औसत मान। ठीक है ना, RMS मान बटे औसत मान होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16। 50 हर्ट्ज आवृत्ति तथा RMS 70.7 एम्पियर वाले प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है? यहाँ सबसे पहले समीकरण जो होता है, इसको समीकरण को मूल बेसिक समीकरण लिखते हैं। ठीक है ना, स्मॉल I इक्वल टू IM साइन 2πf t, ये आपका बेसिक समीकरण है। अब हमको क्या करना है? समीकरण बनाना है।
तो समीकरण बनाने से पहले फ्रेंड्स सबसे पहले हमको आई एम बनाना है और ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमको ओमेगा का वैल्यू निकालना है। तो ओमेगा बराबर होता है 2πf, ठीक है ना। तो 2πf, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पाई का मान 3.14 रख देंगे, इंटू रख देंगे कितना 50, 3.14। अब क्या करेंगे, जो ओमेगा है ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स 314 आ गया। सबसे पहले ये देखते हैं कि किस समीकरण में 314 नहीं दिया गया है। तो इसमें नहीं दिया गया, ये आपका पहले ही गलत हो गया। अब 3 में दिया गया, यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया। 3 की संभावना आपके पास पॉजिटिव, 1 की नेगेटिव हो चुकी है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, आई एम का वैल्यू निकालते हैं। तो आई एम बराबर क्या होता है, आई एम इक्वल टू होता है, आई एम इक्वल टू होता है आपका √2 IRMS, ठीक है। तो आई एम इक्वल टू निकालेंगे, आई एम इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.414 और इंटू हो जाएगा आपका 707, ठीक है। इनका दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एक काम करिए, इसको रख दीजिए √2 और इसको जो है ना IRMS जो है ना, IRMS इक्वल टू होता है आपका कितना, IRMS जो होता है फ्रेंड्स कुछ मत करिए, यही डायरेक्ट रख दीजिए। तो इसमें जो 0. से ये जो वैल्यू है जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आई मैक्स का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा 99.99 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई एम इक्वल टू आपका 100 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को उठा करके इस समीकरण में रख देंगे। जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना जब 70-70 होता है तो इसका आपका 100 आएगा। क्यों आएगा, इसी में जरा अंडर रूट किससे √2 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो गया आपका आई एम हो गया। तो आई एम बराबर जब इतना करेंगे ना तो 70.7 आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये आपका IRMS इक्वल टू निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या निकलेगा, IRMS इक्वल टू इतना दिया गया है, ठीक है ना। IRMS बराबर इतना दिया गया और ये वैल्यू आपकी कौन सी निकलेगी, ये आई मैक्स निकलेगी। क्या निकलेगी, आई एम का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा। तो आई एम का वैल्यू जो है ना फ्रेंड्स IRMS निकलेगा। क्या निकलेगा, IRMS निकलेगा, IRMS निकलेगा। और ये वैल्यू क्या है, IM है, ठीक है ना। IRMS इक्वल टू IM बाई √2 होता है। इसको बाई √2 करेंगे ना तब आपका इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। बाई √2 करेंगे तब ये इतना वैल्यू आएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 50 हर्ट्ज आवृत्ति और औसत मान कितना है आपका 50 एम्पियर वाले प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, आई एम बनाना है सबसे पहले। आई एम बराबर होता है, आई एम बराबर होता है आपका कितना, तो आई एम निकालने के लिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर होता है फ्रेंड्स पाई बाई टू आई एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज इक्वल टू होता है, आई एवरेज इक्वल टू होता है आई एम बाई पाई/2। ये होता है पाई/2 का इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी में वैल्यू रख दीजिए। तो आई एम का मान कितना हो जाएगा, आई एम का वैल्यू हो जाएगा, एवरेज का मान कितना है फ्रेंड्स 50 है, ठीक है। एवरेज का मान कितना है 50 है, 50 यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना, 50 एम्पियर है। इनटू पाई का मान कितना है, पाई रख देंगे आप पूरा, ठीक है। पाई का मान हम पूरा रख देंगे, पाई रख देंगे सीधे डायरेक्ट। तो ये पाई हो गया, बटे कितना करेंगे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम दोबारा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे पाई और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, आई एम का वैल्यू हो गया। आई एम का वैल्यू इतना आ गया और फ्रिक्वेंसी आपका 50 है तो ओमेगा अभी पिछले प्रश्न में हल किया गया था, तो ओमेगा का वैल्यू 314 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 314 सभी में दिया गया, इसका कोई टेंशन लेने नहीं है, आगे केवल सॉल्व करना था आपको। 50 गुणे पाई और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कहाँ लिखा है 50 गुणे पाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 314। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा है, अनुनाद की अवस्था में LC श्रेणी परिपथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, प्रतिबाधा अधिकतम होती है, गलत। प्रतिबाधा अधिकतम नहीं होती है, ठीक है ना, प्रतिबाधा अधिकतम होती है, ये गलत दिया गया। संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज अधिकतम होती है, ये भी गलत है, वोल्टेज कम होती है। धारा अधिकतम होती है, सही। धारा न्यूनतम होती है, गलत, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो श्रेणी परिपथ होता है इसमें धारा का मान अधिकतम होता है। जब धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, ठीक है ना, तो V इक्वल टू होता है IZ।
ठीक है। v इक्वल टू होता है आई जेड, यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा v, जेड का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो v अपान आई हो जाएगा। जब धारा का मान ज्यादा है, जब करंट का मान अधिक है तो z का मान कम आएगा। ये फ्रेंड्स आपका गलत लिखा है। क्या लिखा है? संधारित्र में संधारित्र के अक्रॉस वोल्टता अधिकतम होती है। फ्रेंड्स वोल्टता यहाँ संधारित्र के अकॉर्डिंग जो है अधिकतम नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक होता है आपका रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस और एक होता है इंडक्टर। एलसी बोला है तो केवल इतना ही होगा। एलसी बोला एक होता है इंडक्टर, तो यहाँ पर इसके सापेक्ष अधिकतम कैसे हो जाएगी? फ्रेंड्स इनमें तीनों में जब डिवाइड हो जाती है तो जो वोल्टेज है ना ये वीसी कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना वीसी जो है ये कम हो जाती है। धारा न्यूनतम तो कभी हो ही नहीं सकती है इसमें हमेशा, क्योंकि श्रेणी परिपथ है, श्रेणी परिपथ में होकर के हमेशा संपूर्ण धारा जाती है, तो धारा का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध धारतीय परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? शुद्ध धारतीय परिपथ बोला है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो शुद्ध धारतीय परिपथ का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आपका आई रहेगा, यहाँ पर वीसी रहेगा। एंगल कितना निकला आपका? 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर कितना निकलेगा? काश 90 रखिए, काश 90 डिग्री बराबर कितना आएगा? ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर रखेंगे काश 90 डिग्री। जब काश 90 डिग्री रखेंगे तो काश 90 का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 0 होता है, ठीक है ना। परंतु कौन सा है परिपथ है आपका? धारतीय, ठीक है ना। तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा, ठीक है ना। 0 लीडिंग अग्रगामी, आपका ऑप्शन नंबर सी बी जो है एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू कितना दिया गया? Z इक्वल टू 3 - j4। तो चालकता क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पर G का मान पूछा गया है, आपको G और B दोनों का वैल्यू बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, G का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके 3/4, 25/3, 3/25 और 1/3। जब फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन के जैसा दूसरा विपरीत ऑप्शन दिखाई दे तो आप दो ऑप्शन तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको कैंसिल कर दीजिए। अभी पिछले भी ये क्वेश्चन में ऐसा ही दिखाई दिया था कुछ, देखिए जरा, यहाँ पर डबल डबल दिखाई दे रहे हैं, इकाई इकाई यहाँ लिखा है, तो इन दोनों में या तो सही होगा, या तो यहाँ पर लीडिंग हो लेकिन 0 0 लिखा है, या तो इन दोनों में सही होगा। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। यहाँ भी दिखाई दिया था, ये देखो यहाँ पर है, यहाँ जरा देखिए ये दो जगह धारा लिखा है ना, तो इनको सबसे पहले उड़ा दो, खत्म कर दो, तो आपका आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। ये हमेशा ऐसा होता है, जब आपको दो ऑप्शन एक का विपरीत दिखाई दे, यहाँ अधिकतम यहाँ न्यूनतम मिले, तो जान लीजिए कि इन्हीं दोनों में से पक्का आपका आंसर 100% सही निकलेगा। ठीक है ना, वही कंडीशन यहाँ है, वही कंडीशन आपकी यहाँ है, देखिए जरा। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब निकाल करके देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, क्या निकलेगा इसका राइट आंसर इन दोनों में से। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये आया कैसे है? तो फ्रेंड्स देखते हैं कि सबसे पहले जो Z है ना, Z इक्वल टू दिया गया 3 - j4। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। तो y बराबर होता है आपका 1/z। तो इसको जब रखेंगे वैल्यू को, तो आपका कितना आ जाएगा? जब वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 - j4। संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। संयुग्मी क्या होता है? जो नीचे वाली दी गई इसी समान संख्या को ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, इसी समान संख्या को रखते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंश और हर में। परंतु होता क्या है, जो निशान यहाँ पर दिया होता है, इस निशान का उल्टा निशान यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा, तो कितना? y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + j4 अपान, ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस j4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इतना जब आएगा तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3 + j4 अपान, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 और ये प्लस हो जाएगा आपका 16। ठीक है ना, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये ऑपरेटर है। तो -j का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, प्लस का माइनस का 1 होता है, और माइनस के 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये -j ऑपरेटर का जो वैल्यू आता है ना, वो ये आता है केवल j का, ठीक है ना। j स्क्वायर का वैल्यू जो है ना, ये आपका कितना आता है? -1 आता है। अब यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ पर इनको दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 16 9 हो गया आपका 25, ठीक है ना, 16 और 9 हो गया आपका 25, हो गया आपका 3 + j4, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ पर? 3 + j4 अपान 25। अब आप लिख लीजिए इसको, y इक्वल टू लिख सकते हैं 3/25 प्लस ऑपरेटर j 4/25
25। फॉर्मूला, एक मानक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू जी प्लस, ठीक है ना, जे बी, ये होता है आपका मानक फॉर्मूला। इसमें ये आपकी क्या है, ये है फ्रेंड्स चालकता, ठीक है ना, ये है चालकता। और ये क्या है, इसको फ्रेंड्स कहते हैं ससेप्टेंस या अनुकार्यता, ठीक है ना, अनुकार्यता कहते हैं, अनुकार्यता, ससेप्टेंस या अनुकार्यता कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होती है, कंडक्टेंस या फिर चालकता कहते हैं। अब इनके सबके जो मात्रक होते हैं ना, ये फ्रेंड्स या तो होते हैं सीमेंस, ठीक है ना, या तो होते हैं सीमेंस या फिर होते हैं महो, ठीक है, या होते हैं सीमेंस या होते हैं महो, ये मात्रक इनके होते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फ्रेंड्स आपको जब जी का मान निकालना है तो इससे तुलना कर दीजिए, तो आपका जी का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, जी बराबर आ जाएगा 3/25, ठीक है ना, 3 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 25, और यही आंसर आपका सही निकला है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में कैसे निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा है v इक्वल टू 220 साइन 314 टी तथा धारा I इक्वल टू 12 साइन 314 टी माइनस पाई बाई 6 वाले, लिखना है यहाँ पर, वाले परिपथ की प्रतिबाधा क्या है। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है z बराबर v अपान आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपकी मैक्सिमम है और ये भी आपकी मैक्सिमम है, कोई हर्ज नहीं है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम रख दीजिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम रख दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 120/12 कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, आपका राइट आंसर कितना आया, 10 आया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आज से एक क्वेश्चन आपको, जो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा टेस्ट के रूप में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है हमारे डिस्क्रिप्शन में। जब ये वीडियो लाइव चलता है उस समय भी आप बता सकते हैं और इसका आंसर आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और आप लोग इसको आंसर आता है तो भेज सकते हैं। फ्रेंड्स मेहनत करिए, तैयारी करिए, आंसर हमको मालूम है लेकिन इसका आंसर जो है हम आपको कल बताएंगे वीडियो में। फ्रेंड्स आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं, तो आपको आंसर बताना है कमेंट्स में, ठीक है ना। कमेंट्स किया करो फ्रेंड्स, ठीक है ना, कमेंट्स किया करो, जवाब दिया करो। जब जवाब दोगे तो आपको मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल के लिए, किसी भी परीक्षा में ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स कैसा रहा हमारा आज का वीडियो। यदि फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में हमारा वीडियो शेयर प्लीज जरूर कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुश रहें, आबाद रहें।